हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ा था। आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और एक लॉ पढ़ेंगे, रेट लॉ। ठीक है। अब रेट लॉ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेट लॉ की, या फिर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। द्रव्य अनुपाती का नियम। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, डी आर बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभिक्रिया की दर में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो अगर आप डी आर बाय डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो मैं सिंपली किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को आर से, कैपिटल आर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली है क्या, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि इन पर गुणांकों की घात लगी होती है। देखो ये डेफिनेशन के हिसाब से हम चलेंगे। पहले मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर देता हूं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, नॉर्मल या फिर आप लिख सकते हो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। मैं एग्जांपल लेता हूं कि यहां पर एक मैंने रिएक्शन ली है, A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B, और इससे बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। आया समझ में? हम यहां पर A कैपिटल A B कैपिटल B और उससे क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। अगर इसी रिएक्शन को आप थोड़ा सा चेंज कर, मतलब अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखोगे, 2H2O प्लस, या फिर आप लिख सकते हो 2H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2O। अब यहाँ पर 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है हाइड्रोजन की यहाँ पर कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन गैस की क्या कंसंट्रेशन है, 2 कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन है, तो 1 कंसंट्रेशन है। यही यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसके आगे वर्ड्स। तो इसका मतलब ये जो 2 है या फिर यहाँ पर जो A है, ये दोनों किसको बता रहे हैं, सांद्रता को बता रहे हैं, कंसंट्रेशन को बता रहे हैं। यहाँ पर जो 1 है या फिर यहाँ पर जो B है वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर सांद्रता को बता रहे हैं। दोनों रिएक्टेंट्स की, कैपिटल A और कैपिटल B, दोनों रिएक्टेंट जो है, दोनों अभिकारक जो है, इन दोनों की सांद्रता क्या होगी, स्मॉल a स्मॉल b। आया समझ में? अब अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब कैपिटल R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के, मतलब A और B के प्रोडक्ट के, विद पावर ऑफ देयर कंसंट्रेशन, मतलब जो भी इनकी कंसंट्रेशन है वो इनके पावर में होगी, मतलब इनकी घात में लगाई जाएगी। घात बोलते हैं शायद पावर को हिंदी में, हाँ घात लगाई जाती है। अब देखो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल a कैपिटल A की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल b कैपिटल B की, तो ये जो रिएक्शन की यहाँ पर रिएक्टेंट क्या थे, कैपिटल A और कैपिटल B, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल A और कैपिटल B। A की अगर मैं बात करता हूँ तो A एज इट इज, A की कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, स्मॉल a, तो मैंने इसकी घात क्या लगा दी, स्मॉल a। B की कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता स्मॉल b, कैपिटल B की सांद्रता मैंने लगा दी यहाँ पर स्मॉल b। अब जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जिसे मैं k बोलता हूँ, जिसे मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर k, और यही k क्या है, रेट कांस्टेंट है। यही k क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। आया समझ में? दर का क्या है, स्थिरांक है, अभिक्रिया दर, दर स्थिरांक। हाँ, इसी को क्या बोला जाता है, दर स्थिरांक बोला जाता है। रेट कांस्टेंट को बोला जाता है दर स्थिरांक। आया समझ में? अब यहाँ पर k क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली क्या है
कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होती है दोनों अभिकारकों के गुणनफल के, और उनकी घात मतलब सांद्रता जो भी होगी उन अभिकारकों की वो कहाँ लगाई जाएगी, उनकी घात पर लगाई जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स विद कंसंट्रेशन ऑन देयर पावर। जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको आप कहां लिख दोगे, पावर में। यहां पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाया हमने तो इक्वल टू का साइन लगाया और उसके साथ में क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। जहां पर आपको लिखना है k इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यहां पर अपनी एक वैल्यूज होती है। देखो मैं इसी जो हमने यहां पर एक्सप्रेशन देखा है इसी से मैं आपको बताता हूं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट कांस्टेंट किस तरीके से यहां पर डिपेंडेंसीज होती है उसमें। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इन दोनों में डिफरेंस देखोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आता भी कई बार पूछा गया है, तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, स्पीड पर। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, स्पीड होती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्पीड होती है तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम यहां पर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग हमने कई सारे पढ़े, उसमें कैटलिस्ट का होना, उसमें प्रेशर का होना, टेंपरेचर का होना। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को कई सारे प्रेशर क्या करते हैं, वहां पर कई सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की तो ऐसे कोई से भी फैक्टर रेट कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। k क्या है, k कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो उस तरीके से हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशंस पर डिपेंड नहीं कर रेट कांस्टेंट जो होगा k की वैल्यू कभी भी a और b पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि r की वैल्यू a और b पर डिपेंड डायरेक्टली करेगी। आया समझ में? r की जो वैल्यू होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस पर डिपेंड जरूर करेगी। और अगर हम बात करते हैं यह अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है, मतलब स्टार्टिंग में जो भी कंसंट्रेशन होगा मैंने आपको बता ही दिया ये पॉइंट। इसके बाद इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, या फिर यह अभिकारक की दर के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक, देखो सिंपली क्या बोला है उसने, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेट कांस्टेंट की, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट में मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है A और B, ये दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, 0, ठीक है। इफ A and B is equals to 0, आप या तो ऐसा बोलो या तो आप क्या बोलो, यहाँ पर रिएक्टेंट ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं ये क्या है, यहाँ पर A है, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट है 1 और 1। तो अगर ऐसा है तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K की पावर 0 और B यहाँ पर इसकी पावर 0। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K into 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती तो किसके बराबर होता है, 1 के। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशंस को 0 कर देते हो, कंसंट्रेशन वहां पर क्या हो जाएंगी, अगर उनकी 0 हो जाएंगी, या फिर आप बात करो कि इनकी जो सांद्रता है उनको हम इकाई कर देते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया की दर जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो जाता है, मतलब A की जो यहाँ पर वैल्यू है कैपिटल A की, स्मॉल a की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1 हो जाती है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर अगर किसी की वैल्यू 1 होती तो A और B इनटू क्या हो गया 1, R इक्वल्स टू K इनटू 1, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर K। मतलब क्या है कि अगर कभी भी किसी अभिकारक की सांद्रता इकाई हो जाती है, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में अगर अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाएगी तो वहां पर जो दर स्थिरांक होगा वो अभिक्रिया के दर के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। अगर आप बात करोगे रेट कांस्टेंट की तो किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिट हो जाती है, 1 हो जाती है, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, वहां पर रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो तो
कंसंट्रेशन मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इकाई समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की जो सांद्रता में चेंज आता है, सांद्रता में परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंसेस हो गए रेट कांस्टेंट में और रेट ऑफ रिएक्शन में। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ट्राई भी यही रहेगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम कवर कर लेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो हम अगले वीडियो तक चलेंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें पता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू, अगर कोई नॉर्मल फॉर्म, 2 मिनट मैं इसको लिख देता हूं, जनरल इक्वेशन या फिर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहां पर लिखता हूं A B कैपिटल B से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। मैं इसको क्या मानता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मानता हूं। अब अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, द्रव्यनुपाती का नियम लगेगा, जो कि क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर A और B की पावर B। ठीक है। अब अगर मैं किसी जनरल इक्वेशन, मतलब यहां पर जो जनरल इक्वेशन दी हुई है इसकी अगर मैं क्या निकालता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो ये होती क्या है, तो द सम ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है कि यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता का जो सम होगा, का जो जोड़ होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका अगर मैं निकालता हूं तो सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशंस क्या है, A और B, तो मैं क्या कर दूंगा, A प्लस B। ऐसा समझ में कि अगर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनकी जो भी सांद्रता है, अभिकारकों की जो भी सांद्रता है, उनको मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे जो भी मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स होते हैं जैसे कि A प्लस B अगर 0 के बराबर है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर। A प्लस B अगर 1 के बराबर है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। A प्लस B अगर 2 के बराबर है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर। अब इसके बाद एक और आता है कि A प्लस B अगर 3 के बराबर है तो थर्ड, और अगर A प्लस B किसी फ्रैक्शन के बराबर आता है, फ्रैक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, लाइक 1/2, 3/2, 4/3, इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन आता है अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो वो क्या होगा, सूडो ऑर्डर। आज हमने इसको हम क्या बोलेंगे, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप सारे दिख रहे होंगे, हाँ, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। आज अब पहला देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। थर्ड ऑर्डर को तृतीय कोटि, और फिर लास्ट में अगर हम सूडो ऑर्डर की बात करते हैं तो सूडो ऑर्डर को कहा जाता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, छदम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, छदम कोटि या फिर आभासी, छदम कोटि या फिर क्या बोल सकते हैं हम, आभासी अभिक्रिया कहा जाता है यहाँ पर।
तो सिंपली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से अलग अलग हम एग्जांपल्स देखते हैं तो यहाँ पर कई सारे आपको मिल जाएंगे एग्जांपल्स। जैसे कि अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आपको पता ही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वहां पर जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, ये सारे मैं रफ कर देता हूं। फर्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर हम बोल सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर हम क्या बोल सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो सिंपली 2NH3 N2 प्लस 2H3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट व्हिच इज नोन एज प्लेटिनम। ये क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया है, लेकिन ये शून्य कोटि अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप कंसीडर कर सकते हो, इसको मान सकते हो क्या कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। दोनों यहाँ पर 2 और 3 है। हाँ, आप यहाँ पर मान सकते हो कि जीरो कोटि क्या शून्य कोटि अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट एक ही है NH3, तो मैं लिखूंगा NH3 और इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको मैं इसकी पावर में लिख दूंगा। इसके अलावा और कुछ है नहीं है। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में निकाले जाऊंगा तो वो क्या आएगी, 2, क्योंकि कंसंट्रेशन है कि 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आनी चाहिए, लेकिन हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल कांसेप्ट है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूँ, और अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही कि कैसे होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आप रिएक्शन को देखकर ये कभी भी नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या है। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो कि 2H2 प्लस O2 टेंड्स टू 2H2O और आप यहाँ पर बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम देख के ये बोल जरूर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन यहाँ पर 2 है, ये पॉसिबल नहीं। असल में आप ये एक्चुअल कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन यहाँ पर 2 ही है। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है वो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर जो होती है, किसी भी अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो लेबोरेटरी में निकाली जाती है। ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जो कि आपके कोर्स में नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक बहुत लंबी प्रोसेस से प्रैक्टिकली निकाली जाती है। उसमें पता चलता है हमें कि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2 है, इसलिए हमने केवल डेफिनेशन बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन को उनके सामने जो भी लिखे हुए थे वेरिएबल्स, उनको क्या मान लिया, उनकी कंसंट्रेशन मान लिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा जो होगा वो डेफिनेशन इसकी सेम ही रहेगी, मतलब कंसंट्रेशन के सम को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन किसी भी अभिकारक की कंसंट्रेशन, किसी भी अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो आप रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि उसकी सांद्रता क्या है। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो मैं सिंपली बोल सकता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर NH3 क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोज हुआ मतलब टूटा है, इसलिए वो क्या हो गया, यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। लेकिन ये एक सही कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर इसका कंफर्मेशन होगा कि NH3 जो है उसका यहाँ पर तो हमें कंसंट्रेशन 2 दिख रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसको निकालेंगे तो वहां पर उसका कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। इसलिए यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। ऐसे में मतलब सिंपल सा है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की केवल डेफिनेशन पर फोकस करना है, प्रैक्टिकली उसको निकाला जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल कांसेप्ट है। आप किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर जो होगी वो आप देखकर नहीं बता सकते रिएक्शन को कि इसकी ऑर्डर क्या होगी।
ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे बुक में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सभी के आप एग्जांपल्स देखोगे तो आपको और समझ में आएगा कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन को देखकर नहीं बता सकते कि ये इसकी ऑर्डर क्या होगी। आया समझ में? तो इसी तरीके से सभी के एग्जांपल्स एक बार आप देख लेना। शून्य कोटि अभिक्रिया का मैंने बता ही दिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सूडो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लेना। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, आज मैं आपको थ्योरी वाला इसका पूरा पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। कल के लेक्चर में हम देखेंगे दो डेरिवेशंस इसके, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में भी दो डेरिवेशन है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से निकाली जाती है, फिर उसी के बेस पर हम हाफ लाइफ पीरियड का एक डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन देखेंगे। अभी हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। मैं सभी के कुछ एक एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ जो आप याद कर लेना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट, और इससे बोला जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी N2O5। जैसे कि अगर मैं N2O5 की बात करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा N2O NO2, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल इसके, प्लस यहाँ पर हो जाएगा O। क्लियर है? ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है कि N2O5 जो होगा वो ब्रेक होगा दो कंपोनेंट्स में। पहला यहाँ पर क्या बनने वाला है, 2N2O, मतलब 2NO2, सॉरी 2NO2 बनेगा, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स, प्लस वहां पर क्या बनने वाला है, हाफ O2। सेकंड एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो H2O2 से बनेगा H2O प्लस O। अब देखो यहाँ पर O की अगर मैं बात करता हूँ तो O यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसलिए मैं इसको O भी लिख सकता हूँ या फिर 1/2O2 भी लिख सकता हूँ। ऑक्सीजन गैस के आधे मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, O, या फिर यहाँ पर O लिख सकता हूँ मैं, या फिर 1/2O2 भी लिख सकता हूँ, ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या लिखना है। अगर मैं इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालता हूँ तो हमें N2O5 का कंसंट्रेशन क्या दिख रहा है, 1, इसलिए इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि 1 + 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऐसा में H2O2 की अगर हम बात करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन आगे क्या दिख रहा है, 1 है, इसका मतलब ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको आप 1/2O2 भी लिख सकते हो और सिर्फ O भी यहाँ पर लिख सकते हो। याद रखना कि यहाँ पर 1/2 भले से हो, लेकिन आप इसको ये कंसीडर नहीं करोगे कि ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, रिएक्टेंट वाले पार्ट से, अभिकारक वाले पार्ट से हमें मतलब है। आते हैं सेकंड पे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जांपल H2 प्लस I2 से क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है, ठीक है। H2 प्लस I2 से क्या बन रहा है, यहाँ पर 2HI बन रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ H2 प्लस I2 से 2HI, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपको ये लगा दोगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। 2HI, H2I2 से क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। अगर मैं इसकी रेट निकालता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है यहाँ पर, A है H2 और B क्या है, I2, दोनों की कंसंट्रेशन 1, तो ऑर्डर जब मैं निकालूंगा क्या आ जाएगा, 1 + 1 मतलब 2, तो ये क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगेन मैं यही बोलना चाहूंगा
चाहूंगा कि अभी तो मैं ये सारे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ और ये एग्जांपल्स इनके डेफिनेशंस पर फिट बैठते हैं, लेकिन आप यहाँ पर किसी भी रिएक्टेंट के सामने देखकर नहीं बता सकते कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल कांसेप्ट है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये सारे एग्जांपल्स नॉर्मली जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे ही है, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप देखकर कंफ्यूज होगे कि इसका तो कंसंट्रेशन 2 आ ही नहीं रहा है, इसका तो जो सम है इसका 4 आ रहा है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे। तो ये सिंपली क्या है कि कंसंट्रेशन यहाँ पर दिखता कुछ और है लेकिन एक्चुअल में वहां पर होता कुछ और। तो यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन है जिनका जैसा दिख रहा है वैसा ही कंसंट्रेशन होता है। अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को तृतीय कोटि अभिक्रिया हम बोलेंगे, थर्ड THIRD, तृतीय कोटि अभिक्रिया। तृतीय कोटि अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो 2NO से क्या बन जाएगा N2 प्लस O2, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं 2NO, एक काम करता हूं इस रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, 2NO प्लस O2 यहां पर हो जाएगा 2NO2, दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन 4। हाँ ठीक, ये क्या हो गई हमारी एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कैसे? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू NO जिसकी कंसंट्रेशन 2 है और O जिसकी कंसंट्रेशन O2 जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 है। ऑर्डर आप निकालने जाओगे तो ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि अभिक्रिया। ऐसा समझते हैं? तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर इनकी कोटि निकालते हैं, अभिक्रियाओं की कोटि अगर हमें निकालनी है, ऑर्डर निकालना है तो हम कुछ इस तरीके से उनको निकाल सकते हैं। ऐसा समझ में? अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसे हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अभिक्रियाओं की आणविकता, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इनको? अभिक्रियाओं की आणविकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में रिलेशन है जो मैं आपको बताता हूं। मॉलिक्यूलरिटी जिसे हम क्या बोलेंगे? आणविकता। अब मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली होती क्या है? किसी भी रिएक्शन में, और हाँ एक बात याद रखना कि फर्स्ट वन स्टेप रिएक्शन में कोई ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उसी रिएक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी एक ऐसा कांसेप्ट है जो वन स्टेप रिएक्शन पर काम करता है कि एक स्टेप में वो रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट। तो मॉलिक्यूलरिटी में किसी भी वन स्टेप रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं के सम को या फिर उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आणविकता जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली है क्या कि कितने अणु वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी अभिक्रिया में। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या है? अभिक्रिया के लिए टक्कर में 2 मिनट अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है उसने कि अभिक्रिया में जितने भी अणु वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर आणविकता बोलेंगे। अब जो इसकी आणविकता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखो ये एक बहुत थ्योरेटिकली कांसेप्ट है। थ्योरेटिकली कांसेप्ट में क्यों बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपली हमें देखकर पता चल सकता है कि किसके कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली N, जैसे नाइट्रोजन के अणु हो जाएंगे प्लस O लिखता हूं मैं और उससे क्या बनाता हूं? NO। तो यहाँ पर एक अणु इसका, एक अणु इसका, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि आणविकता एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, मतलब हम इसको देखकर भी बता सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कितनी होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि अगर सिंपली स्टार्ट करते हैं हम, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कई सारे टाइप्स की होती है। वैसे ही यूनिमॉलिक्यूलरिटी,
बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, ये क्या होते हैं मॉलिक्यूलरिटी के टाइप होते हैं, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब अगर हम यूनिमॉलिक्यूलर की बात करेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3। ऐसे में यूनिमॉलिक्यूलर वो रिएक्शन होगी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही है 1 आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है 2 आ रही है। ट्राइमॉलिक्यूलर वो मॉलिक्यूलरिटी होगी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी वो रिएक्शन होगी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही है 3 आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर की। यूनिमॉलिक्यूलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। NH4 NH2 NH4 NO2 N2 plus 2H2 N2 plus 2H2, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, ये क्या है यूनिमॉलिक्यूलर है। अब यूनिमॉलिक्यूलर कैसे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। NH4 4 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाँ ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखते हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर कैसे। तो ये जो कंपाउंड है बेसिकली इसके कितने आयन्स हैं यहाँ पर 1, इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसके मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं ये क्या है यूनिमॉलिक्यूलर है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले पार्ट से मतलब रखोगे, रिएक्टेंट वाले, अभिकारक वाले क्षेत्र से ही आपको क्या रखना है यहाँ पर मतलब रखना है, इसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। ऐसा में अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, ये कंपाउंड क्या है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का एक मॉलिक्यूल यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, वही मॉलिक्यूल टूट रहा है नाइट्रोजन में और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। अगर अमोनियम नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलिसिस की बात करता हूं तो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, क्योंकि एक ही अणु यहां पर क्या कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है। किसी भी अभिक्रिया में अगर उसमें कुल अणु एक होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है, एकाणुक बोला जाता है, ठीक है। एक मैं यहां पर लिख देता हूं एकाणुक। ऐसा में इसे हम क्या बोलते हैं एकाणुक अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जिसे हम क्या बोलेंगे बायमोलर, बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर को द्विणुक बोलेंगे, द्विणुक, ठीक है। इसका एग्जांपल आप पहले भी देख चुके हैं। जिस एग्जांपल क्या होगा इसका 2HI से H2 plus I2, ये दो कंपाउंड्स बनेंगे किससे 2HI से H2 बन रहा है और I2 बन रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलेंगे, इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलेंगे बायमॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन इनके कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसके कितने मिल रहे हैं हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बायमॉलिक्यूलर। क्लियर है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हमें क्लियरली दिख रहा है वहां पर कि 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड पर आते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर। ट्राइमॉलिक्यूलर की अगर हम बात करते हैं जिसमें द्विणुक मतलब द्विणुक नहीं, हम इसे क्या बोलेंगे त्रिअणु, त्रिअणु। त्रिअणु की अगर हम बात करते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर की, तो ये क्या है, एक तरीके से इसमें एग्जांपल हम लेंगे 2NO plus O2 से 2NO2। अब अगर आप रिएक्टेंट वाले पार्ट में देखो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2NO मतलब NO के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 हैं, 2 और 1 इसके कितने हो जाएंगे टोटल मॉलिक्यूल्स 3, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने
मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाएगा। ट्राई मॉलिक्यूलर, या फिर आप बोल सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलरिटी हम निकालते हैं। एक बार आपको सजेस्ट करूंगा मैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में, इन दोनों में डिफरेंसेस जरूर पढ़ लेना। अगर डिफरेंसेस में कोई भी डाउट आता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना डाउट शेयर कर देना। तो अगले लेक्चर में जब मैं डेरिवेशंस बताऊंगा तो उसी लेक्चर में मैं वो डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको डाउट आएगा तो। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल डिफरेंसेस हैं, तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।